वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन एंड इमोशन। मोटिवेशन सुना हम सबने है, इमोशन भी हम डेली ही यूज करते हैं। तो आज हम इसकी डेप्थ लेवल तक जाएंगे कि रियलिटी में मोटिवेशन क्या होता है और इमोशन क्या होता है, कैसे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मोटिवेशन की बात करें तो जो मोटिवेशन वर्ड है वो लैटिन भाषा के मोवियर से बना है, जिसका मतलब है टू मूव या मूव ऑन। मोटिवेशन को हम एक इमेजिनेटिव इंटरनल प्रोसीजर के रूप में देख सकते हैं, जो हमारे बिहेवियर करने के लिए हमें बहुत सारी शक्ति या एनर्जी प्रोवाइड करता है तथा एक स्पेसिफिक पर्पस की ओर हमारे बिहेवियर को ले जाता है। ठीक है, एक इंटरनल पुलिंग फोर्स है जो हमारे बिहेवियर को एक शक्ति प्रदान करता है या पावर देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक स्पेसिफिक पर्पस की ओर, एक स्पेसिफिक गोल की ओर हमारी बिहेवियर को ले जाता है। इसीलिए मोटिवेशन से तात्पर्य है एक ड्राइविंग और पुलिंग फोर्स से, जो एक स्पेसिफिक गोल की ओर हमारे बिहेवियर को कॉन्टिन्यूसली या निरंतर ले जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गुड्स। ठीक है, ये स्कॉट ने बोला था। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू डू योर विल थ्रू द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और रिवॉर्ड। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग तरीके से दी हैं। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें तो मोटिवेशन एक ऐसा ड्राइविंग और पुलिंग फोर्स है जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमारे बिहेवियर को ले जाता है। अब ये जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन 3 एलिमेंट से मिलके बना है। ये 3 एलिमेंट मिलके एक साइकिल बनाते हैं, जिसमें पहला नंबर पे आता है नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। पहले नंबर पे नीड है, फिर ड्राइव है, फिर इंसेंटिव है, जिससे हमारा गोल फुलफिल होता है। नीड क्या है? नीड एक ऐसी ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी है या एक्सेस है। ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी जिसको नीड कहा गया है, जो हमारी मोटिवेशनल साइकिल में पहली स्टेज पे आती है। क्योंकि किसी भी मोटिव की जो उत्पत्ति होती है या जो ओरिजिन होता है, वो सबसे पहले एक स्पेसिफिक नीड से डेवलप होता है। अगर नीड ही नहीं होगी तो आगे का साइकिल काम ही नहीं करेगा। नीड हुई तब हमारा ड्राइव जो होता है वो निकल के आएगा। ड्राइव एक ऐसी टेंशन या एक्टिविटी की स्टेज को बोला गया है जो किसी स्पेसिफिक नीड द्वारा डेवलप होता है। जैसे भूख या हंगर एक तरह की नीड है, जिससे हमारा भूख ड्राइव या प्यास जो थर्स्ट है, थर्स्ट एक स्पेसिफिक नीड है जिससे हमारा थर्स्ट ड्राइव डेवलप होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो नीड्स हैं हमारी, वो कई तरह की होती हैं। पर्सन के अंदर साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं, फिजिकल नीड्स भी होती हैं। अपनी लाइफ में ऊंची से ऊंची पद प्राप्त करना या हाई अचीवमेंट प्राप्त करना, ये या दूसरों पे पावर दिखाना, ये सब सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स में आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात करें नीड, ड्राइव और इंसेंटिव की। तो इंसेंटिव पे आते हैं। इंसेंटिव जो है हमारा वो थर्ड स्टेज है, जैसा कि इस साइकिल में आप देख रहे होंगे। इंसेंटिव या जिसे हम गोल भी कहते हैं, ये हमारी मोटिवेशन साइकिल का थर्ड स्टेप है। कोई गोल या इंसेंटिव इन्वायरमेंट की वह वस्तु है या ऑब्जेक्ट है जो ऑर्गेनिज्म को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तथा जिसकी प्राप्ति से जो ऑर्गेनिज्म है उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और उसकी ड्राइव में कमी आती है ना। नीड पूरी हो गई तो क्या हो जाएगा? ड्राइव में कमी आ जाएगी, ड्राइव डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एक प्यासे व्यक्ति के लिए जल क्या हो गया? एक इंसेंटिव है। जैसे ही उसने पानी पी लिया उसकी प्यास समाप्त हो जाएगी, तो उसकी जो ड्राइव थी वो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। ये जो इंसेंटिव होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव इंसेंटिव और निगेटिव इंसेंटिव। पॉजिटिव इंसेंटिव जो होता है, ऐसे गोल को हम कहते हैं जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। भोजन, पानी, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंसेंटिव है, इनको हम प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ गोल या इंसेंटिव ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति दूर रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो उसे मिले, जैसे पनिशमेंट या एक्सेसिव टेम्परेचर।
ठीक है, या अधिक ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी बढ़ जाए, तो इन सब चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, दूर रहना चाहते हैं। आगे चल के एक डेज़ी एक साइकोलॉजिस्ट थे, DECI डेज़ी। इन्होंने 1975 में इस मोटिवेशनल साइकिल में एक और एलिमेंट ऐड किया था जिसे कहते थे कॉग्निटिव एलिमेंट। ठीक है, इस कॉग्निटिव एलिमेंट से हमारा मतलब है एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, लर्निंग ये सारे प्रोसीजर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो मोटिवेशन है, ठीक है, मोटिवेशन के कई तरह के टाइप्स होते हैं। इनको कई साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, इन्होंने अपने-अपने तरीके से मोटिवेशन को डिवाइड किया है या मोटिव्स को डिवाइड किया है। किसी ने बायोलॉजिकल में, किसी ने सोशल में, किसी ने बायोलॉजिकल साइको सोशल में, किसी ने बायोजेनिक में, किसी ने सोशियोजेनिक में और किसी ने पर्सनल मोटिव्स में भी डिवाइड किया है। या हम 2 तरह के मोटिव्स के थ्रू इन मोटिव्स को बताएँगे। जो हमारा बायोलॉजिकल मोटिव है, जिसको हम हिंदी में जैविक अभिप्रेरण कहते हैं, और जो हमारा साइको सोशल या सोशल मोटिव है, जिसको हम मनोसामाजिक या सामाजिक अभिप्रेरण कहेंगे। बायोलॉजिकल मोटिव ऐसा मोटिव है जो इन्नेट होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं या जब से हमारी लाइफ होती है, जब से हम एग्जिस्टेंस में आते हैं, तभी से ये हमारी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। अब ये मोटिव कौन-कौन से हो सकते हैं? भूख, प्यास, ठीक है? हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप, ये ऐसे बायोलॉजिकल मोटिव हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साइको सोशल या सोशल मोटिव ऐसे होते हैं जो हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए, ठीक है, और बाकी काम करने के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी रहते हैं, जैसे कि एफिलिएशन मोटिव, पावर मोटिव, क्यूरियोसिटी मोटिव, ठीक है, जो समाज में बने रहने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। आगे हम इसके बारे में और जानेंगे, पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मोटिव्स की। बायोलॉजिकल मोटिव में जो सबसे पहला मोटिव है वो है हंगर मोटिव, यानी कि भूख आवश्यकता। भूख आवश्यकता या जिसको हम ये एक ऐसी बायोलॉजिकल ड्राइव है जो जिसमें सबसे मेन एलिमेंट क्या है, भोजन। ठीक है, भोजन वो एलिमेंट है जो हमारी भूख ड्राइव को संतुष्ट करता है। ठीक है, भोजन जो हमारा फूड है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी भूख यानी कि फूड ड्राइव को या बायोलॉजिकल ड्राइव को सेटिस्फाई करेगा। बहुत सारी रिसर्चेस हुई थी, उसमें बताया गया कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें 2 मेन एरियाज होते हैं जिससे भोजन करने का जो व्यवहार होता है, जो ईटिंग बिहेवियर होता है, उसका रेगुलेशन होता है। ठीक है? जो भी मॉडर्न रिसर्चेज़ हुई हैं, उसमें बताया गया है कि हाइपोथैलेमस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसके जो 2 मेन एरियाज़ होते हैं, वो ईटिंग बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है? और इसी से जो हमारी भूख ड्राइव है या हंगर ड्राइव है, वो प्रभावित होती है। ये 2 एरिया कौन से हैं? लैटरल हाइपोथैलेमस जिसे एलएच कहते हैं और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस जिसे वीएमएच कहते हैं। लैटरल हाइपोथैलेमस एक ऐसा फीडिंग सेंटर है, ये ऐसे फीडिंग सेंटर के रूप में कार्य करता है जो भोजन करने के व्यवहार को स्टिमुलेट करता है, जिससे हम भोजन करते हैं। ठीक है? आगे कुछ और साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने अपने रिसर्चेस के आधार पे बताया कि इन सेंटर्स को अगर हम स्टिमुलेट कर दें तो जो पर्सन होगा उस समय भी भोजन करना स्टार्ट कर देता है जब पेट भरा हो। अगर हम उस समय इसको स्टिमुलेट कर दें इन एरियाज को जब पेट भरा हो तो भी ये जो इंसान होगा उस समय भोजन करना आरंभ कर देगा। जब इस फीडिंग सेंटर को नष्ट कर दिया जाए या डैमेज कर दिया जाए तो क्या करेगा, जो पर्सन होगा वो खाना खाने से मुंह फेर लेगा। इसी तरीके से जो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस होता है उसे सैटिटी सेंटर कहते हैं, यानी कि तुष्टि सेंटर, जो हमें बताता है कि अब हमारा हो गया, अब हमें खाना नहीं खाना है, अब हमारा पेट भर गया। और जब ये एक्टिव होता है तो जो एनिमल होगा या पर्सन होगा वो भोजन करना बंद कर देता है। लेटरल हाइपोथैलेमस क्या है? फीडिंग सेंटर जो स्टिमुलेट होता है तो हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं। और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस क्या है? एक अ, एक सेफ्टी सेंटर की तरह काम करता है जो हमें बताता है कि अब पेट भर चुका है, खाना खाना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि हाइपोथैलेमस की जो 2 एरियाज हैं, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस वो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस क्या है? एक सैटिटी सेंटर की तरह काम कर रहा है, जो हमें बताता है कि
अब खाना खाना बंद कर देना है, और जो लेटरल हाइपोथैलेमस है वो हमें बताता है कि अब भूख लगी, अब खाना खाना शुरू कर देना है। ठीक है, ये हमारा हंगर मोटिव की बात हुई। अब हम बात करते हैं थर्स्ट मोटिव की, यानी कि प्यास की। ये जो प्यास है दूसरा बायोलॉजिकल ड्राइव है जो हम सभी में पाया जाता है। और जो थर्स्ट होता है वो दो तरह की थर्स्ट होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर थर्स्ट और इंट्रा सेल्यूलर थर्स्ट। एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो थर्स्ट होती है, यानी कि वही कोश की प्यास, व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है जब लिक्विड, जो हमारे अंदर लिक्विड होता है उसका ज्यादा से ज्यादा निष्कासन हमारी बॉडी सेल्स से ना होकर बॉडीली टिश्यूज से हो गया होता है। ठीक है, जो हमारे अंदर लिक्विड पाया जाता है, कहते हैं ना 70% पानी होता है, उसका जो निष्कासन होता है वो हमारा जो पानी है अंदर जो लिक्विड पाया जा रहा है वो एग्जिस्ट कर जाता है बॉडी सेल्स से ना होकर बॉडीली टिश्यूज से। तो इसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर थ्रस्ट। जैसे यदि व्यक्ति गर्मी के मौसम में कोई व्यायाम करता है, दौड़ लगाता है, तो उसके शरीर से काफी पसीना निकलता है, और इस तरह से उसके शरीर से क्या होता है, लिक्विड बाहर निकल जाता है। ठीक है, अत्यधिक रक्त निकलना, ठीक है, डायरिया हो जाने से भी बॉडी में इन लिक्विड्स की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति को जो हमारे बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, सेवर और टार्फी, इन्होंने हाइपोवोलीमिया कहा है, जिसमें रक्त की मात्रा में कमी हो जाती है और बीपी में भी कमी हो जाती है। इन सभी अवस्थाओं को क्या कहा गया है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर थ्रस्ट। ठीक है, इन सभी आवश्यकताओं को हमारे यहाँ कहा गया है वही कोश की प्यास। इस तरह की जो प्यास होती है, इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इसमें तरल पदार्थ बॉडीली टिश्यूज की अगल बगल से ना होकर बॉडीली सेल से निकलता है। ठीक है, और जो स्टडीज हुई हैं उसमें ये भी पता चला है कि अल्कोहल पीकर कुछ लोग प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसे में इस तरह से प्यास बुझाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे गले को ठंडक देता है पर प्यास नहीं बुझती और ना ही पानी की पूर्ति होती है। तो ये रहा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर थ्रस्ट। और इंट्रासेल्युलर थ्रस्ट में क्या होगा, ऐसी प्यास को कहेंगे जिसमें जो जल होगा उसका निष्कासन कहाँ से होगा, बॉडीली सेल्स के भीतर से। वहां से क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर थ्रस्ट में क्या हुआ था, बॉडीली टिश्यूज से पानी निकल जाता है। और इंट्रासेलुलर थ्रस्ट में कहाँ से निकलेगा, बॉडीली सेल्स के भीतर से। जब व्यक्ति नमकीन चीजों को खाता है तो रक्त में क्या होता है, जल सोडियम जो बैलेंस होता है, वाटर और सोडियम का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। जो सबसे ज्यादा नमक, कहते हैं ना ज्यादा नमक खाया है इसलिए पानी की कमी हो गई। तो ज्यादा नमक नमकीन चीजें खाने से वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है और बॉडीली सेल से पानी निकल जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, और व्यक्ति को प्यास का अनुभव होता है। इसे ऑस्मोटिक थ्रस्ट भी कहते हैं। तो दो तरह की थ्रस्ट मैंने बताई है तुम लोग को, कि जो थ्रस्ट है, पहली बात तो एक बायोलॉजिकल ड्राइव है जो सभी लोगों में पाया जाएगा। दो तरह का होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर थ्रस्ट। एक्स्ट्रा सेल्यूलर थ्रस्ट वो होता है जब जो पानी होता है हमारी बॉडीली सेल से निकल के बॉडीली टिश्यूज से निकलता है, दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेल्यूलर थ्रस्ट। इंट्रासेल्युलर थ्रस्ट में क्या होता है, जो पानी होगा हमारे अंदर, जो पानी होता है वो अत्यधिक नमकीन चीजें खाने से या नमक का सेवन अधिक करने की वजह से बॉडीली सेल्स के भीतर से निकल जाता है। ये हमारा हो गया थ्रस्ट मोटिव। ठीक है, ये थ्रस्ट मोटिव का मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और एग्जाम में आए तो उसको बना भी सकते हो। अब हम बात करेंगे नींद की। नींद सबको बहुत प्यारी है, पर अगर हम डेप्थ में जाएं तो आप ध्यान से पढ़िए, बायोलॉजिकल मोटिव है एक ऐसा बहुत ही नेसेसरी मोटिव है। और नींद एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, और बहुत बेसिक जो फिजिकल, जो हमारे जो मौलिक फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं या वर्क होते हैं वो धीमे या स्लो हो जाते हैं। भाई जब हम सोते हैं तो क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम धीमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति की कॉन्शियसनेस में इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं। यही तो होता है ना, जब हम सो रहे हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी स्लो हो जाएगी और हमारी कॉन्शियसनेस में इंपॉर्टेंट चेंजेस आ जाएंगे। जो रिसर्चर्स थे उन्होंने नींद को, यानी कि स्लीप को बहुत अच्छे से स्टडी किया और इसमें आने वाले चेंजेस को भी
भापा कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो पहली बात तो अगर हम बताएं तो ये जो ब्रेन होता है इसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं हम उन्हें ईईजी से, ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम से मेजर करते हैं, या इलेक्ट्रोमायोग्राम से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोओकुलोग्राम से भी मेजर करते हैं। ये 3 तरीके हैं जिनसे हम मेजर कर सकते हैं अपनी स्लीप को। और स्लीप में हुई जो प्रक्रियाएं होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं पॉलीसोमनोग्राम से, ठीक है, इसे पॉलीसोमनोग्राम कहते हैं। और इसकी एनालिसिस से पता चलता है कि नींद में 2 स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं, जिसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट को हम आरईएम, रैम स्लीप, और नॉन रैपिड आई मूवमेंट को हम एनरेम स्लीप भी कहते हैं। आपको बस ये देखना है कि जो स्लीप होती है उसमें कई तरह के स्टेजेस पाई जाती हैं, और इसको हम रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप कहते हैं। जब हम सोते हैं तो कुछ अवस्थाएं हमारी एनरेम में होती हैं और कुछ अवस्थाएं हमारी रैम में होती हैं। अब हमारा जो है एनरेम वैसी नींद है जिसमें व्यक्ति का जो आई बॉल होता है उसमें बहुत कोई तेज गति नहीं होती। इसे क्वाइट स्लीप भी कहते हैं या स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा हार्ट रेट होता है, रेस्पिरेशन होती है, वो धीमी हो जाती है, ठीक है, और जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, वो भी कम हो जाता है एनरेम में। और इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। जब व्यक्ति पूरी तरीके से जगा हुआ होता है, सतर्क रहता है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, पहली स्टेज में क्या होगा, आई एम फॉलिंग अस्लीप, आई मूवमेंट थोड़े धीमे हो गए, ठीक है, अवेयरनेस का लॉस हो गया, थॉट नहीं आएंगे, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन पहली स्टेज में आसानी से अगर आवाज दे दो तो जग सकता है। सेकंड में क्या होगा, धीमे धीमे करके डीपर स्लीप हो जाएगी, ठीक है। स्टेज 1 से स्टेज 2 में जब आएगा तो धीमे धीमे नींद गहरी होती जाएगी, ठीक है। थर्ड स्लीप में क्या होगा, तो स्टेज 1 से स्टेज 2 में थोड़ी और ज्यादा गहरी हो जाएगी और हाई वोल्टेज स्लो वेव अपीयर होने लगेंगी ईईजी में। इस तरह के जब स्टेज 4 में आएंगे तो बहुत ज्यादा डीपेस्ट स्लीप रहेगी और हाई वोल्टेज स्लो वेव्स होंगी ईईजी में। वहीं ये चारों जब हो जाती हैं, चारों स्टेजेस, इसके बाद आती है रैम की स्टेज, 5वीं स्टेज, जिसमें मसल्स कैन नॉट मूव, मोस्ट पीपल अवेकेंड फ्रॉम रैम स्लीप रिपोर्ट ड्रीमिंग, ठीक है। इसमें लोग सपने देखते हुए पाए जाते हैं। ये है हमारी 5 स्टेजेस, जिसमें पहली 4 हमारी एनरेम में आती हैं और लास्ट वाली हमारी रैम में आती हैं। ये देखो, ये है, इस तरीके से आप इसमें एग्जाम में बना सकते हो। ये वेव्स हैं, ये ईईजी द्वारा ली गई हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोटिव की, सेक्स मोटिव की। ये हमारा चौथा बायोलॉजिकल मोटिव है। इसे इसे हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल भी है और सोशल मोटिव भी है। इसे बायोलॉजिकल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, और इसे सोशल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें अदर लोग भी इंक्लूड होते हैं, और इसे व्यक्ति के इमोशनल एस्पेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पहलू भी बताया गया है। इसलिए इस मोटिव को बायोसोशल मोटिव कहा है सेवो और टार्की ने। ये जो है हमारा ये जो हमारा सेक्स मोटिव है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है सेक्स ग्लैंड से, ठीक है, जिसे हम गोनाड्स भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छे से समझने वाला है। देखिए, जो हमारा सेक्स मोटिव है उसको डायरेक्ट किससे कनेक्ट करते हैं, हमारे सेक्स ग्लैंड से, जिसको हम गोनाड्स भी कहते हैं। मेल्स में जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेस्टिस, ठीक है, और फीमेल्स में जो हमारे सेक्स ग्लैंड्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, ओवरी। ह्यूमन बॉडी में जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं वो प्यूबर्टी स्टेज में एक्टिव हो जाती हैं। लड़कियों में जहां ये 11 से 13 साल में एक्टिवेट होती है, वहीं लड़कों में ये 12 से 14 साल में एक्टिवेट हो जाती हैं। और सेक्स ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस। PROGESTINS, प्रोजेस्टेरोन्स, एंड्रोजेंस, ANDROGENS, और एस्ट्रोजेंस, ESTROGENS, ठीक है। ये हार्मोन्स बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में डिफरेंट डिफरेंट जगहों से निकलते हैं। इन जगहों को क्या कहते हैं हम, टेस्टिस, ओवरी और एड्रिनल कॉर्टेक्स या प्लेसेंटा। एंड्रोजेंस जो मेल हार्मोन है
ये कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है। एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है ये ओवरी से निकलता है, और प्रोजेस्टीन जो है वहां से निकलता है। वही जो ओवरी है या ओवरी से जो एक प्रेग्नेंट लेडी है वहां की उसकी प्लेसेंटा से ये हार्मोन निकलता है। तो ये तो बता दिया हमने कि कहाँ कहाँ से ये हार्मोन्स निकलते हैं, टेस्टिस से, ओवरी से, एड्रिनोकॉर्टेक्स या प्लेसेंटा से। ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो कौन से समूह का हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन का, जो मेटाबॉलिज्म के सहारे अन्य हार्मोन्स जैसे एंड्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस, एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स भी देता है। ठीक है। तो आपको यहाँ बेसिकली इन हार्मोन्स के नाम पता होने चाहिए कि मेल हार्मोन कौन सा है, फीमेल हार्मोन्स कौन से हैं। ठीक है। और कौन कौन सी एज में, जैसे लड़कियों में बताया ना 11 से 13 साल में एक्टिवेट हो जाती हैं सेक्स ग्लैंड्स, वहीं 12 से 14 साल में मेल्स में एक्टिवेट हो जाते हैं ये वाले ग्लैंड्स। तो इतना ध्यान रखना। और फिर आगे अगर हम बात करें तो ये जो हमारी ये जो एक साइकिल होता है उसमें 4 फेजेस होती हैं। फिजियोलॉजिकल जो साइकिल होता है सेक्स का उसमें 4 फेजेस होती हैं, एक्साइटमेंट, प्लेटूम, ऑर्गेनिज्म और रिजोल्यूशन। इसको इपोर करके भी याद कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है? जेनिटल्स बिकम्स इंगोल्ड विद ब्लड, ब्लड से फुल फुल हो जाती हैं। फिर प्लेटो में क्या होगा? एक्साइटमेंट पीक पे होता है। वहीं ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन ऑल ओवर द बॉडी, कॉन्ट्रेक्शन ऑल ओवर द बॉडी में पाया जाएगा। वहीं रिजोल्यूशन में क्या हो जाएगा कि जेनिटल रिलीज करते हैं ब्लड को। तो ये आपको बस छोटा छोटा सा पता होना चाहिए। इसके बाद आपको एक वहां पे एक डायग्राम ऐसे ग्राफ फॉर्म में बना देना है बस। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल मोटिव की। जो सोशल मोटिव यानी कि सामाजिक अभिप्रेरक हैं, ऐसे अभिप्रेरक को कहा जाता है जिसे व्यक्ति अपने अनुभव या अन्य व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन से सीखता है। इसे लर्न्ड मोटिव भी कहते हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं ना। अचीवमेंट मोटिव, एफिलिएशन मोटिव, एग्रेसिव मोटिव, अप्रूवल मोटिव, पावर मोटिव, ये सब क्या है? सोशल मोटिव हैं। अचीवमेंट मोटिव ऐसे मोटिव हैं जो व्यक्ति को श्रेष्ठता का एक स्तर, ठीक है, सुपीरियोरिटी का एक स्पेसिफिक लेवल पाने की ओर मोटिवेट करते हैं। डेविड मैकलेन ने इसे 1950 में सबसे पहली बार स्टडी किया था और इसे मापने के लिए थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT का भी उपयोग किया था उन्होंने। ठीक है। फिर हमारे आए स्पेंस ने एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री का निर्माण किया और अचीवमेंट मोटिव को मेजर किया। इस जो क्वेश्चनायर था इसमें वर्क एंड फैमिली ओरिएंटेशन, वोफो, वर्क एंड फैमिली ओरिएंटेशन के बारे में पूछा गया था। ठीक है। बेसिकली तो इसमें सबसे ज्यादा काम किया था मैकलेन ने, एटकिंसन ने। उन्होंने बताया था, एटकिंसन ने जो अचीवमेंट मोटिव है, ठीक है, उसको प्रपोज किया, उसकी थ्योरी को प्रपोज किया। इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार सफलता के प्रति कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी टू वर्क टूवर्ड्स सक्सेस, 2 तरह के मोटिव पे बेस्ड होती है। ठीक है। किसी भी कार्य का जो सक्सेस है वो 2 तरह के मोटिव पे बेस्ड होती है, टेंडेंसी टू अप्रोच सक्सेस यानी कि TS, या टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर, या तो हम सक्सेस पाना चाहेंगे या तो हम फेलियर को अवॉइड करना चाहेंगे। इन 2 मोटिव पे हमारी जो अचीवमेंट है वो बेस्ड होगी, या हमारी सक्सेस जो है वो बेस्ड होती है। ठीक है। तो हर इंसान क्या करता है? अचीवमेंट पाना चाहता है। जो हाई अचीवर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, उनको क्रिटिसिज्म भी मिलता है तो वो दुगनी तेजी से या अगली बार नेक्स्ट तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। जो हाई अचीवर्स होंगे वो अपनी सफलता को आंतरिक कारणों, इंटरनल फैक्टर्स, तथा फेलियर को एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में दिखाते हैं। ठीक है। इसे एट्रीब्यूशन थ्योरी के द्वारा माइनर ने बताया भी था कि हाई अचीवर्स जो होते हैं, जब अच्छा होता है तो कहते हैं कि मेरी वजह से हुआ, लेकिन जब बुरा होता है या कुछ गलत होता है, फेलियर मिलती है, तो कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो थे उनकी वजह से ऐसा हुआ। अब हम बात करते हैं एग्रेशन मोटिव की। एग्रेशन मोटिव क्या है? एक ऐसा बायोलॉजिकल, ये सोशल मोटिव है, जिसमें व्यक्ति दूसरों को डैमेज या क्षति पहुंचाता है।
ठीक है। इसमें दो तरह के की आक्रामकता जो है वो साइकोलॉजिस्ट ने बताई है, होस्टाइल एग्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। होस्टाइल एग्रेशन ऐसे एग्रेशन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति का जो लक्ष्य है प्रत्यक्ष रूप से दूसरों को हानि पहुंचाना होता है। जो स्पेसिफिक गोल है वो चाहता है कि बस हम किसी न किसी तरीके से लोगों को हानि पहुंचा दे, दैट इज कॉल्ड द होस्टाइल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में व्यक्ति क्या करता है, हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, वो क्या करता है इस एग्रेशन का यूज अपने दूसरे किसी गोल को पूरा करने के लिए करता है। ठीक है। वही पावर मोटिवेशन की अगर हम बात करें, पावर मोटिव की बात करें, ये भी एक सोशल मोटिव है। दूसरे के इमोशंस या बिहेवियर पर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली रूप से अपनी विलिंगनेस अपनी विलिंगनेस से काम कराने की जो एक पावर होती है ना, अपनी इच्छित प्रभाव उत्पन्न करना। ठीक है। दूसरे के संवेग या व्यवहार पर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपना इच्छित प्रभाव जो हम चाह रहे हैं वैसा करवाना, दैट इज कॉल्ड द सोशल पावर। ठीक है। जिन लोगों में पावर अधिक होती है वो क्या करते हैं, ऐसे लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। ऐसे लोग किसी संस्थान में स्पेसिफिक पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे लोग कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशन जैसे टीचिंग, बिजनेस आदि में अधिक जाना चाहते हैं। ठीक है। ये पावर मोटिव वालों की विशेषताएं हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से मोटिव होते हैं। क्यूरियोसिटी मोटिव। क्यूरियोसिटी मोटिव क्या है, जानने की इच्छा, है ना, किसी भी चीज को जानना है, वाई, व्हाट, वेयर। तो ये जो मोटिव होता है इंसान के अंदर बचपन से ही अवेलेबल होता है, और इसकी वजह से कई बार इंसान बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कर देता है। ठीक है। तो क्यूरियोसिटी मोटिव को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि इसमें मास्टरी हासिल करनी चाहिए। और इसी की वजह से हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, बाहर नई जगहों पे जाते हैं घूमने, नई नई चीजें जानना चाहते हैं, नई नई चीजों को डेवलप करना चाहते हैं, अपने एनवायरमेंट को समझना चाहते हैं। ठीक है। क्यूरियोसिटी मोटिव विल बी वेरी पावरफुल ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। देखते हैं ना बच्चे कितने क्वेश्चंस करते हैं, कितने नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कई बार तो बहुत ज्यादा हार्म भी हो सकता है उनकी क्यूरियोसिटी मोटिव की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं एफिलिएशन मोटिव की। एफिलिएशन मोटिव एक ऐसा मोटिव है जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या समूहों के साथ रहने की प्रवृत्ति दिखाता है। वो दूसरों के साथ रहना चाहता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है हम अकेले तो रह नहीं सकते, हम तो एक ग्रुप में रहते हैं, है ना। तो जो स्टडीज हुई हैं उनसे स्पष्ट भी होता है कि ये मोटिव उस समय सबसे ज्यादा तेज होता है, उस समय सबसे ज्यादा इंटेंस होता है जब व्यक्ति किसी खतरे में होता है या संकट की परिस्थिति में होता है, तब वो और दूसरों के साथ रहना चाहता है। ठीक है। वही अगर हम बात करें अप्रूवल मोटिव की, अप्रूवल मोटिव भी एक ऐसा सोशल मोटिव है जिसके बारे में सबसे ज्यादा काम किया था क्राउनी और मार्ले ने। इन्होंने इसे मापने के लिए नीड फॉर अप्रूवल स्केल बनाई थी, और इन्होंने बताया था जिन लोगों में अप्रूवल मोटिव ज्यादा कम होता है, सॉरी, उनका दृष्टिकोण अधिक वास्तविकता पूर्ण होता है। जिन लोगों में अप्रूवल मोटिव अधिक होता है वो सोशल नॉर्म्स की अनुरूप व्यवहार करते हैं। ठीक है। और लर्निंग सिचुएशन में जो सोशल मोटिव होता है वो जिन लोगों में सबसे ज्यादा होगा लर्निंग सिचुएशन में, ऐसे लोग जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, दूसरों का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है। तो जिन भी लोगों में सोच अप्रूवल मोटिव ज्यादा होगा वो जल्दी लर्न कर लेंगे। ठीक है। जिन लोगों में अप्रूवल मोटिव कम होगा उनका जो व्यू पॉइंट होगा वो क्या होगा, रियलिस्टिक होगा। जिन लोगों में अप्रूवल मोटिव अधिक होगा वो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। कि हमारा हो गया अप्रूवल मोटिव। तो ये तो हमने बात की अप्रूवल मोटिव्स की, यानी कि अचीवमेंट, एफिलिएशन, अप्रूवल। तो ये सारे मोटिव्स जो हैं बायोलॉजिकल आइदर सोशल, ये आपको पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन का जो सीधा संबंध होता है वो किससे होता है, रिवॉर्ड से। ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए दो तरह के मोटिवेशन बताए हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि है, यानी कि उसमें उसका इंटरेस्ट है,
तथा उस कार्य को करने से उसे खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इस स्थिति को इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। परंतु जब व्यक्ति किसी कार्य को मात्र एक्सटर्नल रिवॉर्ड की वजह से या मनी की वजह से या धन प्राप्ति के लिए करता है, तो इसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने स्टडी की है और स्पष्ट रूप से बताया भी है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को इंटरनल मोटिवेशन की वजह से मोटिवेट होके करता है, तो इसे कहा जाएगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। परंतु जब किसी कार्य को वो इसलिए करता है कि उसे रिवॉर्ड मिलेगा, तो इसे कहा जाएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं इमोशन पे, कि इमोशन अब क्या होता है। इमोशन संवेग क्या है, क्रियाओं का उत्तेजक है, ठीक है, कई सारी एक्टिविटीज का एक स्टिमुलेशन पार्ट है। इमोशन से तात्पर्य एक ऐसी सब्जेक्टिव फीलिंग की स्टेज से है जिसमें कुछ स्पेसिफिक फिजिकल स्टिमुलेशन या फिजिकल चेंजेस आते हैं और व्यक्ति कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर करता है। एक तरह का फिजिकल अराउजल है, चेंजेस आते हैं हमारे फिजिकल एक्सप्रेशन में, हमारे जेस्चर में, हमारे पोस्चर में, हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग में, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स साइकोफिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस है जिसमें ये हमें तब एक्सपीरियंस होता है जब हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं अपने एनवायरनमेंट में। जो हमारा इमोशन है उसमें 3 तरह के कंपोनेंट स्पेसिफिकली पाए जाते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव और बिहेवियर। जो हमारा फिजिकल कंपोनेंट है उससे तात्पर्य है संवेग के दौरान व्यक्ति के शरीर के भीतर होने वाले इंटरनल चेंजेस से, ठीक है। पहला हमारा क्या है, फिजिकल, मतलब कि जब भी संवेग यानी कि इमोशन जब हम फील करते हैं तो हमारे अंदर जो भी इंटरनल चेंजेस आते हैं, इसके बिना संवेग में इंटेंसिटी नहीं होगी। कॉग्निटिव कंपोनेंट से क्या मतलब है, कॉग्निटिव कंपोनेंट से तात्पर्य है उद्दीपक या परिस्थिति को परसीव करना, ठीक है, कॉग्निटिवली। रात में आपकी बगल वाले कमरे में अगर जो बिल्ली है वो उछल कूद कर रही है, तो आप ये सोच के डर जाते हो कि कोई अजनबी घर में प्रवेश तो नहीं कर गया। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है आपका कॉग्निशन, ठीक है। फिर हमने क्या बात की कि कौन कौन से होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव हो गया, बिहेवियरल। इमोशन का जो बिहेवियरल एलिमेंट है उससे तात्पर्य है आउटवर्ड एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से, बॉडीली पोस्चर से या टोन से, हमारी जो टोन है उससे, ठीक है। तो प्रत्येक इमोशन में एक स्पेसिफिक फिजिकल चेंजेस होते हैं, स्पेसिफिक कॉग्निटिव काम करता है, कॉग्निशन काम करता है जिसकी वजह से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, और स्पेसिफिक बिहेवियरल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, फिजिकल जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, कॉग्निटिव जिसकी वजह से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, और बिहेवियर कुछ स्पेसिफिक बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। और ये हैं हमारे कुछ बेसिक प्राइमरी इमोशन है, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर, एंटिसिपेशन, हैप्पी और ट्रस्ट। आप इसके अलावा और भी इमोशंस को जानते होंगे, उनको लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरीज की। इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए कई सारी थ्योरीज आई हैं। जेम्स लेंस थ्योरी है, कैनन बार्ड थ्योरी है, स्कैटर सिंगर थ्योरी है, लिजारस की थ्योरी है। पर आपकी सिलेबस में 2 थ्योरीज हैं तो हम 2 की बात करेंगे। जो आपकी सबसे पहली थ्योरी है वो है जेम्स लेंस थ्योरी ऑफ इमोशन, जिसको साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स और फिजियोलॉजिस्ट कार्ल लैंज ने प्रपोज किया था। इन्होंने क्या किया था, ये लोग इमोशंस पे काम कर रहे थे, और इस थ्योरी के अनुसार जब व्यक्ति किसी इमोशनल स्टिमुलस को देखता है, तो पहले उसमें फिजियोलॉजिकल अराउजल, ठीक है, तथा फिजिकल रिस्पॉन्स होता है। और तब इंसान पहले क्या किया उसने, जब किसी इमोशनल स्टिमुलस को देखा तो पहले उसमें फिजियोलॉजिकल अराउजल तथा फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, और उसके बाद व्यक्ति उस व्यवहार की व्याख्या करता है, ठीक है। पहले जब वो डर जाता है तब कहता है अरे मैं डर गया, समझ में आ रहा है ना। इसमें बताया गया है कि पहले क्या होगा, अ डॉग बार्किंग, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाएगी, स्वेटिंग होगा, क्विकनेस ऑफ ब्रीथ होगा, तब उसको पता चलेगा अरे
मैं तो डर गया इस वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, जब इंसान किसी इमोशनल स्टिमुलस को देखता है तो पहले फिजिकल अराउजल होगा या फिजिकल रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद उसे पता चलेगा कि अरे मैं तो डर गया, या अपने बिहेवियर को वो इंटरप्रेट करेगा। पहला चीज क्या है, इमोशनल स्टिमुलस को देखा तो उससे क्या हुआ, फिजिकल अराउजल हुआ यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्स हुआ, और उसके बाद वो व्यक्ति उस बिहेवियर को इंटरप्रेट करता है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो इमोशन में पहले इमोशनल बिहेवियर होता है और तब इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। अगर इंसान ने किसी शेर को देखा और वो शेर को देखते ही भाग गया, ठीक है, शेर को देखा, शेर को देखते ही वो भाग गया और भागने की वजह से उसने कहा कि भागे हम इसलिए हम डर गए। ठीक है, तो ये थी हमारी जेम्स लैंज की थ्योरी। तो ये कई सारे एग्जाम्पल मैंने दिए, इसको आप पढ़ सकते हो। फिर बात करते कैनन बार्ट की। जो वॉल्टर कैनन थे, कैनन बार्ट थ्योरी ऑफ इमोशन है जिसे फिजियोलॉजिस्ट वाल्टर कैनन एंड फिलिपे बार्ट ने प्रपोज किया था, जिन्होंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट जो इमोशंस होते हैं, डिफरेंट इमोशंस द्वारा उत्पन्न जो फिजिकल चेंज होता है आपस में बहुत क्लियर नहीं होता, और उसके आधार पे हम एक इमोशन को दूसरे इमोशन से डिफरेंस नहीं दिखा सकते या अलग नहीं कर सकते। तो इन्होंने कैनन बार्ड ने क्या किया, अपने थ्योरी की बेस पे उन्होंने बताया कि जब भी व्यक्ति में संवेग उत्पन्न करने वाला, जब भी व्यक्ति किसी संवेग उत्पन्न करने वाले उद्दीपक को देखता है, जब भी व्यक्ति किसी संवेग उत्पन्न करने वाले उद्दीपक को देखता है या परसीव करता है तो उसका जो न्यूरल इम्पल्स है, ठीक है, न्यूरल इम्पल्स और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है एक साथ काम करने लगता है। ठीक है, एक साथ काम करने लगता है तो उसको फिर दोनों ही एक्सपीरियंस एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी फील द इमोशंस एंड एक्सपीरियंस द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन सच एज स्वेटिंग, ट्रैम्बलिंग एंड मसल्स टेंशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, उसे इमोशन की फीलिंग और एक्सपीरियंस जो है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन का जो एक्सपीरियंस है एक साथ होता है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है कि उसे इमोशन का एक्सपीरियंस भी एक साथ होगा और इंटरप्रिटेशन भी एक साथ होगा, तो उसको समझ में आएगा। The theory assumes that emotional states and the physiological reactions work independently. Emotional state और जो physiological reaction है एक साथ वर्क करती है, ये इसमें बताया गया है। जेम्स लैंस थ्योरी में पहले इवेंट आया, इवेंट की वजह से अराउजल हुआ और अराउजल को आपने इंटरप्रेट किया और इमोशन डेवलप हुआ। वही कैनन बार्ट कहते हैं कि इवेंट को देखने के बाद अराउजल और इमोशन एक साथ होता है। तो ये आपकी दो थ्योरीज हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। और ये जो मैंने डायग्राम दिया है यहाँ पे, अगर आप इसको समझ जाओगे तो इस थ्योरी को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। ये थी हमारी जेम्स लैंज की थ्योरी। होपफुली समझ में आया होगा, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लास में पूछ सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच।